नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनली आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री को। इससे पहले हमने क्लास 6 और क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस को कंप्लीटली कवर कर दिया है और आज से क्लास 8 की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक क्लास 6 एंड क्लास 7 की क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट दे दी है। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 6 एंड क्लास 7 के सभी चैप्टर के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे एंड साथ ही साथ क्लास 8 के और आगे आने वाली क्लासेस के भी सारे के सारे वीडियोस मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी इन तीन सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक की कंप्लीटली कवर करवाई जाएंगी। तीनों की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड कर दी है। अगर आप चाहें तो तीनों की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस हम हमारे मेन चैनल इस चैनल पर करवा रहे हैं एंड पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लासेस हमारे मेन चैनल दृढ़ संकल्प पर करवाई जा रही हैं। मेन चैनल की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अगर आप चाहें तो जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ज्योग्राफी की क्लासेस अभी तक क्लास 6 से लेकर के 8 तक की कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 9 स्टार्ट हो गई है। पॉलिटी क्लास 6 की कंप्लीट है, क्लास 7 की क्लासेस चल रही हैं एंड हिस्ट्री की आप यहां पर देख सकते हैं। आज से हमने क्लास 8 को स्टार्ट कर दिया है। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो अभी तक हमने क्लास 6 एंड क्लास 7 को कंप्लीट कर दिया है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और आज से न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 8 की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे न्यू सिलेबस में क्या-क्या बदलाव आए हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किए गए, अर्थात कौन-कौन से चैप्टर हैं जो रिमूव कर दिए गए हैं और क्या एक्स्ट्रा चीजें अब हमें पढ़ने को यहां पर मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर की। देखो, क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में पहले आपको 10 चैप्टर देखने को मिलते थे। कितने? पूरे 10 चैप्टर थे, बट अभी आपको केवल 8 चैप्टर देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न खड़ा यहां पर यह होता है कि कौन-कौन से दो चैप्टर ऐसे हैं जो रिमूव किए गए एंड कितना कंटेंट है जो ऐड किया गया है और कितना कंटेंट है जो कि बाकी के चैप्टर से रिमूव किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन-कौन से चैप्टर रिमूव किए गए। तो सबसे पहला चैप्टर जो पहले था अभी भी है। इस चैप्टर के नाम में केवल ये चेंजेस किया गया है कि इसमें प्रारंभिक कथन लगा दिया गया। इस चैप्टर में इतिहास की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि क्या कौन सा इतिहास इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा नहीं होता है, इतिहास की जानकारी में कहां से मिली है, तारीखें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, कौन सा टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, इतिहास की जानकारियां जो हमें अभी मिली हैं, ठीक है, वो कहां से प्राप्त होती हैं, इन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में जानकारी दी गई। चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करें तो ये चैप्टर जैसा पहले था वैसा अभी भी देखने को मिलता है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसमें पूरा का पूरा बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आई, आने के बाद में इसने यहाँ पर व्यापार कैसे शुरू किया, व्यापार से युद्ध की स्थिति कैसे पैदा हुई और सबसे पहले अगर आप देखो तो कई सारे युद्ध हुए थे। इसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, फिर अगर आप देखो तो ये सबसे पहले बंगाल के नवाब बन बैठे थे। तो ये नवाब कैसे बने और कंपनी ने अपनी सत्ता को कैसे फैलाया, अर्थात शासन को कैसे फैलाया। फिर इन्होंने टीपू सुल्तान के साथ में युद्ध किया, काफी सारे युद्ध किए। इस चैप्टर के हम लगभग 2 वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल होगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये देखेंगे कि आखिरकार कंपनी ने अपनी सत्ता को कैसे फैलाया। 2 से 3 वीडियो आएंगे, इसी में विलय नीति भी दी गई है, कंपनी की फौज कैसे तैयार इन्होंने की और पूरा निष्कर्ष भी हम बाद में देखेंगे। तो चैप्टर 2 काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो इसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ये चैप्टर जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही अभी भी है। तो इस चैप्टर में जानकारी दी गई है कि कंपनी दीवान कैसे बनी, अर्थात कंपनी ने सत्ता कैसे अपने हाथ में ली, ठीक है। सत्ता लेने के बाद में कंपनी की आमदनी कहां-कहां से होने लगी, ठीक है। फिर हम ये देखें कि खेती में सुधार के लिए इन्होंने क्या-क्या किया और समस्या का इन्होंने खड़ी कर दी। कौन समस्या? क्योंकि ये आमदनी करने का प्रयास ज्यादा करते थे, इस वजह से समस्या भी कई बार आ सकती थी, ठीक है। कौन-कौन सी नई व्यवस्थाएं लेकर के आए, जैसे कि एक मुनरो व्यवस्था थी जो कि लेकर के आए, ठीक है। और फिर यहाँ पर कई सारी फसलें भी करवाने लगे, जैसे कि नील की खेती हो गई, ठीक है। और भी नील विद्रोह हुआ था, फिर उसके बारे में भी इस चैप्टर में जानकारी दी गई है। तो ये चैप्टर जैसा पहले था वैसे अभी भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने कौन-कौन से बदलाव किए उसके ऊपर आधारित ये चैप्टर, जिसे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के वीडियो में। एंड इसके बाद में चैप्टर नंबर 4 आता है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ये चैप्टर जैसा पहले था बिल्कुल वैसे अभी भी है। कुछ मेजर चेंजेस इसमें किए
किए गए जो कि हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। अभी हर चीज को कवर कर पाना मुश्किल है, अर्थात नहीं तो चैप्टर नंबर 1 का चूंकि वीडियो है तो वो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, तो झूम खेती वगैरह के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जो आदिवासी लोग हैं उनके जीवन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। एंड इसके अलावा जो मेन टॉपिक इस चैप्टर का रहेगा वो ये है कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर कैसा असर पड़ा। औपनिवेशिक शासन अर्थात जो हमें गुलाम बनाया गया, तो अंग्रेजों की वजह से हमारे जो आदिवासी लोग थे उनके ऊपर क्या असर पड़ा। मेन टॉपिक इस चैप्टर का यही रहेगा। इसके बाद में बिरसा मुंडा की कहानी दी गई जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इन पर प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, वन कानून बनाए गए थे और उसके प्रभाव भी काफी सारे देखने को मिले थे, वो भी इस चैप्टर में दिए गए, तो उन टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 यहां तक जो आपको देखने को मिल रहा है बिल्कुल सेमी कंटेंट है, थोड़े बहुत चैप्टर के अंदर मेजर चेंजेस किए गए जो कि हम चैप्टर में देख लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, ये चैप्टर भी बिल्कुल सेम ही है। इसमें बगावत की बात दी गई। अगर आप देखोगे तो नवाबों की सत्ता धीरे धीरे छीनने लगी थी, नीतियां बदलने लगी थी। ठीक है, किसान और सिपाही थे, इन लोगों ने खड़े होकर विरोध करना शुरू कर दिया था। ठीक है, सुधार की प्रक्रिया यहां से चालू हो जाती है 1857 से। ठीक है, पहला विद्रोह ये कहा जाता है। 84 नियमों की एक सूची थी जिसके विरुद्ध में आकर के लोगों ने विद्रोह किया था। ठीक है, फिर सैनिक विद्रोह भी इसी समय पर हो गया था। सैनिक विद्रोह फिर जन विद्रोह में बदल गया। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इस विद्रोह में काफी सारे लोग शामिल थे जैसे कि मंगल पांडे। ठीक है, इनके बारे में मूवी भी आपने देखी होगी। नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, ये सभी लोगों ने बगावत फैलाई थी। ठीक है, फिर यहाँ पर कंपनी पलटवार करती है और पलटवार करने के बाद में देखो काफी हद तक ये सफल हो गई थी बगावत, बट ये कंपनी के पलटवार हुई और पलटवार की वजह से हमारी बगावत जो थी वो पूरी नहीं हो पाई और हम यहाँ पर आजाद नहीं हो पाए थे। 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति, इसके ऊपर कई बार प्रश्न आ जाते हैं, तो इस चैप्टर को भी हम कंप्लीटली कवर करेंगे। फिर इसके बाद में पहले जो आपको चैप्टर नंबर 6 देखने को मिलता था वो था बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इसमें भारतीय कपड़े की विश्व बाजार में क्या कीमत थी ये बताया गया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसके अलावा यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ा किस तरह से बिकता था। ठीक है, कौन कौन सा कपड़ा यहां से वहां जाता था। बुनकर भारत में कौन थे, बुनकर समाज के बारे में बताया गया है। ठीक है, 18वीं सदी के आखिरी में बुनाई के मुख्य केंद्र हमारे भारत में कहां कहां पर रह गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर आकर के अपनी कंपनियां डाल दी थी, मशीनें लेकर के आ गए थे। तो भारतीय कपड़े का पतन कैसे हुआ ये जानकारी इसमें दी गई है। एंड इसके अलावा भारत में फिर मिलों का उदय कैसे किया गया। ठीक है, अब वो भी यहाँ पर बताया गया। फिर अगर हम यहाँ पर देख रहे तो हो गया कपड़े वाली बात। ठीक है, फिर स्टील की भी जानकारी दी गई है। तो टीपू सुल्तान की तलवार हमारे भारत देश में बुर्ज स्टील से बनी थी। हमारे यहाँ का स्टील कितना मजबूत था उसके बारे में जानकारी दी गई है। देखो अगर स्टील की बात की जाए तो भारत में बनाए जाने वाले स्टील में जंग नहीं लगती थी, एक विशेषता थी। ठीक है, तो इसकी वजह से भारत का स्टील भी काफी पॉपुलर था, तो उसका भी पतन यहाँ पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने कर दिया। और भी कई सारी चीजें। और फिर भारत में जो इस्पात के कारखाने हैं इनका उदय कैसे हुआ ये पूरा इतिहास दिया गया था। ये चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। हो सकता है क्लास 12th में ये चैप्टर आपको पढ़ने को मिले, हो सकता नहीं क्लास 12th में दिया गया। अगर आप इस चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 5 के बाद में चैप्टर नंबर 5 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका वीडियो दे देंगे, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले इसका वीडियो बना रखा है जो कि चैनल पर, हमारे मेन चैनल पर इसका वीडियो मौजूद, क्योंकि हमने इससे पहले वाली जो एनसीईआरटी थी उसको कवर किया था। चैप्टर नंबर 7 जो था वो अब 6 के रूप में आपको देखने को मिलता है, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो यहां पर क्या हुआ है, अंग्रेजों ने शिक्षा को किस तरह से बदलाव किया शिक्षा के क्षेत्र में। अगर आप हमारे भारत देश में देखोगे तो अंग्रेजों ने जो शिक्षा हमारे भारत देश में लेकर के आए शिक्षा व्यवस्था, उससे पहले हमारे भारत देश में 20 लाख से अधिक विद्यालय थे और हर विद्यालय में 20-30 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठते थे। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ पर पहले बहुत अच्छी थी। उस शिक्षा व्यवस्था को बदलकर ये शिक्षा हमें जो आज के टाइम पर हम देखते हैं, आज तो मतलब काफी बदलाव हो चुका है। कुछ टाइम पहले जो हमारे यहाँ पर शिक्षा चलती थी, ठीक है, वो अंग्रेजों के द्वारा दी हुई व्यवस्था थी। व्यवस्था तो आज भी वही है। तो इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने किस प्रकार से हमारे ऊपर थोपा है, हमारी शिक्षा को बदलने का प्रयास किया, वो पूरी की पूरी जानकारी हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। फिर महिलाएं, जाति एवं सुधार, ये चैप्टर नंबर 8 था, आप 7 के रूप में आपको देखने को मिलता है। इसमें महिलाओं से संबंधित जानकारी दी गई, जैसे कि परिवर्तन की दिशा में महिलाओं ने किस प्रकार से कदम उठाया, महिलाओं को लेकर कौन कौन लोग खड़े हुए। जैसे कि अगर आप राजा राम मोहन राय के बारे में आपने पढ़ा होगा तो इन्होंने महिलाओं के लेकर के बहुत सारे काम किए महिलाओं के लिए। ठीक है, इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिर इसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी कई सारे काम किए। ठीक है, अगर आप देखो तो विधवा औरतें जो थी उनकी जिंदगी बहुत नरक के समान थी, उनको जला दिया जाता था। ठीक है, तो इन सभी चीजों में बदलाव कैसे लाया गया, जाति को लेकर कौन कौन सुधार किए गए, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए कौन कौन लोग खड़े हुए, लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति कैसे मिली। ठीक है, इसके अलावा बाल विवाह के विरुद्ध जो कानून बनाया गया वो कैसे बना, जाति और समाज सुधार कैसे हुआ। इसके अलावा गुलामगिरी
के बारे में भी जानकारी दी गई है और समानता के लिए कैसे आवाज उठाएगी, मंदिरों में कौन जा सकता था, ऐसे इस चैप्टर में टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, जो आंदोलन हुए थे उन आंदोलनों के बारे में जानकारी दी गई है, इस जाति व्यवस्था से जुड़े हुए इसके अलावा महिलाओं से जुड़े हुए जो आंदोलन हुए थे, ठीक है, सुधार से जुड़े आंदोलन हुए थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। एंड इसके अलावा कुछ महान पुरुष भी हैं, कुछ संगठन है उनके बारे में जानकारी दी गई, जैसे कि ब्रह्मो समाज एक था, उसने काफी सारे बदलाव सुधार के लिए काम किए थे। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन है, ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखो तो प्रार्थना समाज है, वेद समाज है, इसके अलावा अलीगढ़ आंदोलन है, सिंह सभा है, तो कई सारे चीजें हुई थी जो कि हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। एंड चैप्टर नंबर 9 की जगह पर जो 9 था वो 8 के रूप में आपको देखने को मिलता है। ये चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, अर्थात 1870 से लेकर के 1947 के बीच में जितने भी आंदोलन हुए, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, जैसे कि ठीक है हमारे भारत देश में आंदोलन के लिए लोग कैसे खड़े हो गए, इन सब के बारे में इस चैप्टर में जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि एक नारा आया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, नारा किसने दिया, कहां से आया, इस नारे ने फिर आगे पकड़ कैसे बनाई, ठीक है, जिसके बाद जन राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, पूरी जनता ने आंदोलन में अपना भाग कैसे लिया, इस टॉपिक। इसके अलावा एक रॉलेट सत्याग्रह आया था, वो सत्याग्रह क्या है, ठीक है, इससे संबंधित जानकारी। फिर खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन कैसे खड़ा हुआ, इनसे संबंधित जानकारी इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर महात्मा गांधी से जुड़े हुए टॉपिक भी इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि दांडी मार्च हो गया, ठीक है, फिर और भी टॉपिक हैं, भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद में जो भी चीजें हुई, इसमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी जानकारी दी गई है। काफी बड़ा चैप्टर है और इस बड़े चैप्टर में काफी सारी जानकारी दी गई है। देखो ये चैप्टर 2 से 3 पार्ट में हम कवर करेंगे और देखो चूंकि चैप्टर काफी बड़े बड़े हैं, इसलिए हो सकता है कि मैं चैप्टर नंबर 1 के बाद में आगे के जो चैप्टर्स आपको देखने को मिले, लगभग सभी चैप्टर को हम कई पार्टों में डिवाइड करें, क्योंकि मेरा मानना ये होता है कि मैं वीडियो भले ही लेट प्रोवाइड करूं, नोट्स भले ही लेट प्रोवाइड करूं, बट मेरा कंटेंट सबसे बेटर होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा अभी तक की वीडियोस में आपको देखने को भी मिला होगा। हाँ, चलिए अब इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले 1 मिनट मैं आपका लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं नोट्स क्लासेस जो प्रोवाइड करता हूं उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। हाँ, 1 मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सूचना है यहाँ पर जो हम नोट्स और क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं उससे जुड़ी हुई। देखो एनसीईआरटी की पुस्तक को आसान और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए, ताकि आप इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ सको और आपको प्रॉपर केवल इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ने को मिले और जो आपके काम आए, तो उद्देश्यपूर्ण और आसान बनाने के लिए हमारे दृढ़ संकल्प के द्वारा, अर्थात हमारे द्वारा एनसीईआरटी के नोट्स तैयार किए गए। इस सीरीज में हमने न्यू एनसीईआरटी 2023-24 को कवर किया है। हमारे नोट्स जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए और साथ ही साथ जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि आपका शिक्षक भर्ती हो गया और भी कई सारी होती हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए हमने नोट्स बनाए। ठीक है, आशा करते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे नोट्स का अध्ययन करेगा वो हमारे नोट्स के माध्यम से अपने लक्ष्य को पाने में निश्चित ही इसका लाभ उठाएगा। साथ ही साथ नोट्स को आप बेहतर तरीके से समझ सकें, इसका ध्यान रखते हुए हमने नोट्स की क्लासेस भी करवाई हैं। क्लासेस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में सभी अध्यायों को विस्तार के साथ में कवर किया गया हमारे क्लासेस में। ठीक है, तो आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हैं। देखो हमारी क्लासेस सारी की सारी फ्री में आती हैं अभी तक और आगे भी आपको देखने को मिलेंगी, बट हम नोट्स फ्री में प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर देंगे तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, और ऐसा आपको देखने को मिलता है हर जगह पर। मैं कई सारे एग्जांपल दे सकता हूं, आपको अभी देना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नोट्स जिसे भी लेने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हो। बिल्कुल यही पीडीएफ आपको मिलेंगे। हम पहले नोट्स बनाते हैं, फिर उन्हीं नोट्स का वीडियो बनाते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। ठीक है, मेन चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड इस चैनल को भी डेली क्लासेस आएंगी, अब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। एंड टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास आने के आधा एक घंटे बाद में हम टेलीग्राम पर इसी क्लास से जुड़े उस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्नों को क्विज के रूप में प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपका एक टेस्ट के रूप में रहता है, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर आपके मन में कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर के ऊपर फोकस करते हैं, देखते हैं कि आज का चैप्टर कैसा है एंड चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आज हमें डिस्कस करने को मिलेंगे।
चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहां। देखो चैप्टर के नाम में प्रारंभिक कथन यहां पर नहीं जोड़ पाए हैं, ठीक है। वैसे आप कैसे कब और कहां, ये चैप्टर का पहले नाम था, मैंने यही रख दिया है। जब आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो हम वहां पर ऐड कर देंगे प्रारंभिक कथन, ठीक है। वैसे चैप्टर का नाम यही है प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहां। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमें इतिहास की जानकारी मिलेगी कि कौन सा इतिहास इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, एंड इतिहास हमें कहां से मिला है। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमें मिल रहा है वो यही है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। वन मोर थिंग, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, एंड अगर आपको क्लासेस हमारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि किन चीजों में सुधार होना चाहिए। हमारा क्लास स्टार्ट होती है 14 मिनट से। अब सबसे पहली हेडिंग है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, अर्थात डेट। कई बार आप भी प्रश्न पूछते हो कि सर तारीखें कैसे याद करें, कौन सी तारीखें इंपॉर्टेंट हैं कौन सी नहीं है। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से आज आप समझ जाओगे कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 8 में आपको बहुत सारी डेटें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। क्या है यहां पर प्रश्न अगर खड़ा कर दिया जाए यहां पर कि इतिहास क्या होता है, इतिहास किसे कहते हैं, तो इतिहास अलग अलग टाइम पीरियड में जो बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, उनके बारे में होता है। कितने, देखो बदलावों के बारे में इतिहास होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के रूप में लें, आप पैदा हुए, आपने पढ़ाई लिखाई की, खाना पीना खाया, बड़े हुए, और बड़े होने के बाद में आपने कोई बहुत बड़ी खोज कर दी। जैसे कि आप अब्दुल कलाम जी के बारे में देखते हो, तो अब्दुल कलाम को इतिहास हमेशा याद रखेगा। लेकिन अगर आप खाना पीना खाते हो, बड़े होते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, नौकरी करते हो, लेकिन कुछ ऐसा नहीं करते हो जो बदलाव लाए, ठीक है, तो आपको कोई याद नहीं रखेगा, आप इतिहास के पन्नों में नहीं रहोगे। लेकिन अगर बदलाव कोई करता है, ठीक है, आने वाले समय में अगर आप बदलाव लाते हैं तो आपको इतिहास याद रखेगा, वो इतिहास होता है, ठीक है। आगे बढ़ते, इसका संबंध जो है अतीत की चीजें और उनमें हुए बदलाव से होता है। यानी कि अतीत अर्थात हमारा जो क्या है पास्ट टाइम था, उसमें अगर आपने कोई चेंजेस किया, जैसे कि आज आपने कोई बदलाव किया और आने वाला समय है, तो आने वाले समय के लिए आप इतिहास बनेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा किया था, ठीक है, ये एक बदलाव था बहुत बड़ा, ठीक है, एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया था। भाई अच्छा किया गलत किया मुझे वो उस बात से कोई अभी यहाँ पर मतलब नहीं, ठीक है, वो हम बात का टॉपिक है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम था, आज के टाइम के लिए वो एक इतिहास है, ठीक है। लेकिन अगर अंग्रेज आए होते, ठीक है, और अपना धीरे से व्यापार कर करा के चले गए होते, कुछ बड़ा काम खास नहीं किया होता, तो हम उनको नहीं याद करते। अगर आप इतिहास में देखो तो बहुत सारे व्यापारी हमारे देश में आए, आज भी आते हैं, लेकिन इतिहास उनको याद नहीं रखता है। अगर आप कोई बड़ा बदलाव करते हैं तो इतिहास आपको याद रखेगा और वो इतिहास होगा, ठीक है। ऐसी चीजें जो कि बदलाव लाती हैं वो इतिहास में होती हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय पर तक चलती रहती है। बहुत ही अच्छी बात यहां पर की गई है, छोटे से पैराग्राफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छी बात यहां पर कह दी गई। अब इस चीज को समझो क्या कहा जा रहा है। यहां पर कहा यह जा रहा है कि समय को हमेशा, टाइम को हमेशा हम साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देख सकते। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई इतनी तारीख को, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि भाई शपथ ली, तो हम उसको तो कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा बदलाव आया है, ठीक है, कोई बड़ा बदलाव आया, तो उसको हम साल महीनों या फिर किसी पैमाने में नहीं देख सकते। जैसे कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा किया, ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, तो ये किसी एक दिन नहीं हुई। इसके लिए हम किसी स्पेसिफिक डेट को निश्चित नहीं कर सकते कि हाँ भाई इतनी तारीख को अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया, नहीं। अंग्रेजों को कब्जा करने में एक पूरा का पूरा समय लगा। जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, तो किसी एक दिन पूरे देश ने आंदोलन शुरू नहीं कर दिए, ठीक है। इसे शुरू करने में भी एक टाइम पीरियड लगा। इसमें क्या है, कोई हम इसमें डेट स्पेसिफिक नहीं दे सकते। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोई तिथि नहीं देते हैं, बल्कि एक अवधि देते हैं, एक टाइम पीरियड देते हैं। जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जब कब्जा किया था, ब्रिटिश शासन की स्थापना, तो इसके लिए हम कहते हैं कि इतनी सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, ठीक है, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लिया। तो यहां पर हम सदी की बात करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि भाई 1700 से, ठीक है, सन 1700 से सन 1800 के बीच में अंग्रेजों के खिलाफ भारत में बहुत विद्रोह हुआ, ठीक है। तो यहां पर एक टाइम पीरियड दिया जा रहा है, एक अवधि दी जा रही है, एक अवधि दी जा रही है, ठीक है। जैसे अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ, हम कहते हैं कि भाई आज से 25 साल पहले अगर आप चाइना की स्थिति देखोगे तो बहुत खराब थी, ठीक है। भारत, चाइना हमारे साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर अगर आप देखो तो चाइना के पास इतनी पावर आ चुकी है कि वो डायरेक्टली अमेरिका के साथ में युद्ध कर सकता है, ठीक है। तो ये बदलाव जो आया है किसी एक दिन में नहीं आया है, एक अवधि में आया है।
25 सालों में उसने इतनी प्रगति की है। तो हम ये नहीं कह सकते भाई 5 तारीख को चाइना के पास में इतनी ताकत हो गई कि भाई वो अब सभी के साथ में युद्ध कर सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अवधि का ऐसे में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी चीज को पूरा एक बार डिटेल में फिर से समझ लो, क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। देखो कभी कभी तो हम देख सकते हैं, कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, बट हमेशा हम टाइम को, समय को साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देख सकते। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो लंबे समय तक चलती रही हो, ठीक है। अगर कोई एक दिन में कोई बदलाव है, जैसे कि किसी का बेटा पैदा हो गया, ठीक है, या किसी ने शपथ ली, ठीक है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। या अगर कोई बदलाव लंबे टाइम में हुआ है तो उसके लिए हम एक अवधि का उपयोग करते हैं। जैसे ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि बात नहीं बता सकते, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या फिर अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, हम इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं बता सकते, ये संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटित हुई हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब भी खास बदलाव हमें दिखाई देने शुरू होंगे, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को याद रखना। दूसरा पॉइंट, इसी का दूसरा फैक्ट आप समझो। ये तो हमने पहला फैक्ट देख लिया कि इतिहास को हम केवल किसी डेट में नहीं बल्कि एक टाइम पीरियड में देख सकते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है एक समय था जब युद्ध, एक मिनट, हाँ, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता है। ये एक टाइम था, ठीक है, जब युद्ध हुआ, ठीक है, और बड़ी बड़ी घटनाएं हुई तो हम उनको इतिहास मानते थे। ये इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था, ठीक है। पहले क्या था, एक समय ऐसा था जब कोई बड़ा युद्ध हुआ या कोई बड़ी घटना घटित हो गई तो हम उसको इतिहास मानेंगे केवल, ठीक है, उस घटना के ब्यौरे को, क्योंकि वो अगर समय देखो तो राजा और महाराजाओं की नीतियों का समय था, ठीक है। लेकिन इतिहासकार ये लिखते हैं कि कौन से साल राजा, हाँ, इतिहासकार ये लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। देखो ये जो घटनाएं हुई, जैसे कि अर्थव्यवस्था में बदलाव है, राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, कब स्थापना हुई है, इनके लिए हम कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बता सकते, इनके लिए एक अवधि होती है, ठीक है। लेकिन वो कब मरा, ठीक है, उसने कब लड़ाई लड़ी, ठीक है, किस दिन लड़ाई लड़ी, विवाह कब हुआ, कब पैदा हुआ, ठीक, कब राजगद्दी पर बैठा, इसके लिए हम एक निश्चित तिथि बता सकते हैं, ठीक है। और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है, ठीक है, बना रह सकता है, ठीक है। तो ये बात आप, एक समय ऐसा था जब मतलब युद्ध और बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती थी उनके ब्यौरे को इतिहास माना जाता था, क्योंकि ये इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था, ठीक है। ये एक टाइम पीरियड था, आज के टाइम में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। कब सौंपा था? 1782 में। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। अब प्रश्न खड़ा होता है कि क्यों सौंपा था काम ये? तो भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इनको लगता था कि भाई हमें भारत में अगर वर्चस्व स्थापित करना है, अगर भारत को गुलाम बनाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, भारत का पूरा नक्शा तैयार करना होगा, ठीक है। पूरे पूरे भारत को समझना होगा कि भाई कहां से कहां तक भारत फैला हुआ है। अच्छा, ये जो दो पॉइंट हमें देखने को मिले, आप कहोगे कि सर इन पॉइंटों में इंपॉर्टेंस क्या है? तो जब भी हम इतिहास के बारे में कहीं लिखने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर दो चीजें याद रखना। अगर आपसे डेट पूछी जाती है या टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो जो घटनाएं लंबे समय में घटित होती हैं उनके लिए हम अवधि का प्रयोग करेंगे, और जो घटनाएं किसी एक दिन में घटित होती हैं उनके लिए हम डेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बात बताएगी। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई हम ये तो देख लेते हैं कि हाँ भाई डेट का प्रयोग कहां पर किया जाता है, बट डेट कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न खड़ा होता है। इस चीज को थोड़ा सा डीपली समझो। पहले पॉइंट है, एक ही पॉइंट इसमें दिया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि तारीखें अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। कोई भी तारीख जो होती है अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, एक इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे कि भाई राजा ने शपथ ली, तो भाई तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस तारीख को इंपॉर्टेंट बनाया गया, क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, इस चीज को समझो। तारीखें अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। जब हम कुछ खास घटनाओं को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, जैसे कि आप अपने घर में हो, ठीक है, आपके घर वाले आपको इंपॉर्टेंस देने लगेंगे तो आप महत्वपूर्ण हो जाओगे, आपकी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर वाले आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो आपकी वैल्यू नहीं है,
ठीक है, आप किसी के घर में जा रहे हो, आप वहां पर सम्मान मिल रहा है तो आपके वहां पर वैल्यू है, सम्मान नहीं मिल रहा है तो वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसी तरह से कोई भी डेट अपने आप इंपॉर्टेंट नहीं होती, जब हम उसको इंपॉर्टेंट मानते हैं तब वो इंपॉर्टेंट होती है। अब प्रश्न ही खड़ा होता है कि हम किस डेट को इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, किसको नहीं मान सकते। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। जैसे कि अगर आज के टाइम पर देखो, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। अभी तक क्या था कि भारत में जो एनसीईआरटी चलती थी, एनसीईआरटी में मुगलों का इतिहास बहुत बड़े पैमाने पर दिया गया था, मुगलों की महानता के चर्चे किए गए थे। बट जब से हमारी जो ये मोदी जी की सरकार आई है, तब से बदलाव होना शुरू हुए। ठीक है, और अभी के टाइम पर अगर आप देखो तो मुगलों का इतिहास हटाया जा रहा है। ठीक है, अब अगर मुगलों का इतिहास रहेगा सिलेबस में, उस पर प्रश्न आएंगे तो मुगलों के इतिहास से जुड़ी हुई जो तारीखें वो इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, अब अगर उस इतिहास को हटा दिया जाएगा तो वो इंपॉर्टेंट तारीखें इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। ठीक है, तो भाई अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, ठीक है, अगर हम नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, एक मिनट इरेज कर देते हैं पूरा इसे। जैसे हाँ, एग्जाम्पल जैसे भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण था। ठीक है, जब ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास लिखे थे, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो जितने भी गवर्नर जनरल बने उन सभी का शासनकाल उन्होंने इंपॉर्टेंट बताया। ठीक है, ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल जिनका नाम था वारेन हेस्टिंग, इनके शासनकाल से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, इनके साथ में खत्म होते थे। वारेन हेस्टिंग जो था 1773 में, ये सबसे पहला हमारे भारत देश का गवर्नर जनरल था। 1773 में गवर्नर जनरल बना था, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लेकिन अब मैं आप बताओ, अगर आप यूपीएससी का भी एग्जाम देने के लिए जाते हो तो क्या वहां पर ये प्रश्न आते हैं इनसे जुड़े हुए? बाई चांस भले ही आ जाए, इन तारीखों के इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि हमने इतिहास का विषय ही बदल दिया, अध्ययन का विषय ही बदल दिया। ठीक है, जब हम आजाद हुए तो आजाद होने के बाद में थोड़ी बहुत जानकारी ये रही, बाकी हमने मुगलों का इतिहास ज्यादा रखा। ठीक है, इतिहास अंग्रेजों का भी रखा गया, ठीक है, पूरा का पूरा रखा गया, बट इसे इन तारीखों को इंपॉर्टेंट नहीं रखा गया, इन तारीखों की इंपॉर्टेंस नहीं दी गई कि भाई इतनी तारीख को ये गवर्नर जनरल बने, तारीखों की इंपॉर्टेंस देनी कम कर दी। तो जब तक अध्ययन का विषय नहीं बदलेगा तब तक वो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अब अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो भाई याद रखो कि आज के समय में इंपॉर्टेंस किस इतिहास को ज्यादा दी जा रही है, उसी से जुड़ी हुई तारीखों को ज्यादा याद करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार इरेज कर देते हैं इन सभी टॉपिक को। ओके, चलिए। हाँ, अगला पॉइंट मिलता है, हम अवधियां कैसे तय करें, अर्थात टाइम पीरियड कैसे तय करें। जैसे कि कोई घटना है, बहुत लंबे टाइम में घटित हुई है, ठीक है, तो उसकी अवधि कैसे तय करते हैं हम लोग, ये टॉपिक है। तो इसमें कई सारे बिंदु हैं। सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, ये जेम्स मिल थे जो कि स्कॉटलैंड से आए थे हमारे भारत देश में। ये एक अर्थशास्त्री थे और एक राजनीतिक दार्शनिक भी थे। ठीक है, तीनों ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। कितने? 3 पार्टों में इसे डिवाइड किया गया था। ठीक है, पहले पार्ट में अगर आप बात करो तो इस किताब को उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, पहले पार्ट को हिंदू, दूसरे को मुस्लिम और तीसरे को ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में डिवाइड किया था। 3 पार्ट इनके रखे थे। पहले पार्ट में जो हमारे देश में हिंदू शासक हुए थे उनका इतिहास दिया गया था, दूसरे पार्ट में जो मुस्लिम शासक हुए, ठीक है, और तीसरे पार्ट में हमारे देश में जो अंग्रेजों ने राज किया, जितने वायसराय बने, गवर्नर जनरल बने, उनका इतिहास दिया था। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, प्रश्न आ जाता है इसके ऊपर है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, इतिहास को अलग अलग काल में बांटने के लिए, बांटने की भी एक वजह है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है। इतिहास को अलग अलग काल में, अलग अलग टाइम पीरियड में, जैसे कि हिंदुओं का टाइम पीरियड अलग रखा गया, मुस्लिमों का टाइम पीरियड अलग रखा गया, ब्रिटिश का टाइम पीरियड अलग रखा गया, तो अलग अलग काल में बांटने की एक वजह है। ठीक है, हम एक दौर की खासियतों को, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्या कहा जा रहा है? हम एक दौर यानी कि एक टाइम पीरियड की खासियतों और उनके केंद्रीय तत्वों, ठीक है, कि भाई वहां पर केंद्र में बैठ करके क्या क्या बदलाव लाए गए, कौन कौन से नियम बनाए गए, उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हैं जो ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हैं जिनके सारे हम समय को बांटते हैं। जैसे कि हिंदू,
ठीक है, हिंदुओं का शासन काल रहा है। तो हमने हिंदू शब्द समय इस टाइम पीरियड को इसलिए दिया क्योंकि यहां पर हिंदुओं का शासन था। जो राजा थे वो हिंदू थे और हिंदुत्व से जुड़े हुए फैसले लेते थे। जब मुस्लिम राजा बने तो वो अधिकतर फैसले अपने मुसलमान समुदाय से जुड़े हुए लेते थे, इस्लाम से जुड़े हुए लेते थे। ब्रिटिश अगर आप जब राजा बने तो अगर आप देखोगे तो इन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया था और ये यहाँ पर चूंकि ये व्यापारी थे तो इन्होंने व्यापार से, इनको व्यापार के माध्यम से फायदा ज्यादा हो तो उससे जुड़े हुए ज्यादा फैसले लिए। ठीक है, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हैं जिनके सारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। जैसे हिंदू हमने दिया कि हिंदुओं का ये टाइम पीरियड रहा है, तो यहाँ पर जो विचार होंगे वो हिंदुत्व से जुड़े हुए होंगे। मुस्लिम तो अर्थात यहाँ पर इस्लाम से जुड़े हुए ज्यादा विचार आपको देखने को मिलेंगे, धर्म परिवर्तन वगैरह ज्यादा करवाया गया, जो नियम बनाए गए वो इस्लाम को देखते हुए बनाए गए। ब्रिटिश को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मतलब थोड़ी वो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व है। एक अवधि हिंदुओं की अवधि थी, ठीक है, हिंदुओं से जब मुस्लिम यहां पर राजा बने, मुस्लिमों का काल शुरू हुआ है, तो क्या क्या चेंजेस आए ये समझने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, एक बार इसे इरेज कर देते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि मिल को लगता था कि सभी एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे। क्या कहा जा रहा है, हमारे यहाँ पर जो जेम्स मिल थे, जो कि हमारे भारत पर इन्होंने काफी अधिक रिसर्च की थी। ठीक है, ये एक अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक थे और दार्शनिक थे। ठीक है, इनका कहना यह था कि भाई सभी एशियाई समाज यानी कि एशिया में जितने भी देश हैं वो सभी सभ्यता के मामले में अगर आप देखोगे तो यूरोप से पीछे। ऐसा इनको क्यों लगता था, इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में उन्हें लगता था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। भाई एक पक्ष अगर आप देखा जाए तो एक पक्ष में ये देखने को भी मिलता है, पहले हिंदुओं का राज था, फिर आपको मुसलमानों का देखने को मिलता है। हिंदू राज में आपको जाति व्यवस्था देखने को मिलती है, वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। मुसलमान तानाशाहों में अगर आप देखोगे तो यहां पर भी बहुत सारी चीजें थी। इन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया, वर्ण व्यवस्था को खत्म नहीं किया, इन्होंने इन लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास किया और कई सारे लोगों को कन्वर्ट भी किया, धर्मांतरण किया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो कि आपको मुसलमान समुदाय में भी अच्छी आपको नहीं देखने को मिलेंगी। मैं उन प्रथाओं की बात नहीं करूंगा। ठीक है, यहां चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। अंधविश्वास देखो हिंदुओं में भी देखने को मिलते थे, मुसलमानों में भी देखने को मिलते थे। कहते हैं मुसलमानों में जो पीर लोग थे उनको, उनके पास अलौकिक शक्तियां थी। भाई थी या नहीं थी कौन जानता है। ठीक है, बट वहां पर ये अंधविश्वास फैला था। हिंदुओं में भी कहा जाता था, ठीक है, हिंदुओं में है या नहीं है, भाई मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। ठीक है, मुसलमानों में भी है या नहीं, मैं इस पर भी बात नहीं करूंगा। ठीक है, बट ये अंधविश्वास फैले हुए थे। जैसे कि हिंदुओं में कई सारे अंधविश्वास थे। बाल विवाह वाला ये एक कुप्रथा थी। ठीक है, सती प्रथा ये भी एक कुप्रथा थी। ठीक है, ऐसी प्रथाएं थी। इसके अलावा जाति व्यवस्था ये भी एक कुप्रथा थी। अगर आप देखो जाति व्यवस्था आज भी है ये। ठीक है, आज पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई। मुसलमानों में अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपको कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। मैं उन चीजों का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, तो यहाँ पर अंग्रेजों ने जब इन चीजों को देखा तो उन्होंने कहा कि भाई भारतीय समाज जो है या फिर एशियाई समाज जो है, पूरा का पूरा एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे। ठीक है, जबकि अगर आप गीता को पढ़ोगे या फिर कुरान को पढ़ के देखो, अगर आप मेन उसमें सोर्स में जाते हैं तो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। मिल ने राय दी थी कि भाई ब्रिटिश शासन जो है वो भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। मिल ने तो यहां तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के पूरे भूभाग पर, सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। वह मानता था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। जबकि अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है, रियलिटी ऐसी नहीं है। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में केवल देखो ये चीजें थी वो तो थी। ठीक है, अच्छा अगर आप हिंदू में जाति व्यवस्था देखोगे, इसके आपको कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ फायदा भी था। अच्छा आप कहोगे फायदा क्या है, मुझे फायदा गिनाओगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो क्या काम करता है। मान लेते हैं कि भाई एक व्यक्ति है जो कपड़े का काम करता है। जाति के आधार पर उसे काम दिया गया है कि भाई तुम बुनकरी करोगे, कपड़ा बनाता है। अब उसने अपने पूरे जीवन में कपड़े से संबंधित जितनी भी जानकारियां प्राप्त की हैं, उसका जब बच्चा पैदा होगा तो बचपन से अपने बच्चे को सिखाना शुरू कर देगा।
ठीक है, कि हाँ, आप भाई कपड़ा ऐसे बनता है, ऐसे बुना जाता है, ये होगा, ये होगा। अब बच्चा भी उसे उसको पता है अगर कि भाई इसके अलावा हमारे लिए और कोई क्षेत्र नहीं है, तो वो उसी क्षेत्र में लग जाएगा, काम करेगा, सीखने का प्रयास करेगा, अच्छे से अच्छा काम करेगा, ठीक है? तो वो उस क्षेत्र में जब बड़ा होकर अपने कमान संभालेगा, चूँकि एक ही क्षेत्र में बचपन से लगा हुआ है, एक ही चीज़ को सीखने में लगा हुआ है, तो उस क्षेत्र में वो परिपक्व हो जाएगा। उसको बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी, वहाँ पर वो बहुत अच्छी खोज करेगा। तो इस तरह से हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं थी, ठीक है? हर क्षेत्र में, जैसे कि अगर आप हमारे देश में देखोगे, तो आज से पहले जो इमारतें बनाई गई थी, ठीक है? चूँकि इमारतें बनाने वाले जो कारीगर थे, वो बचपन से ही उन चीज़ों को सीखने लगते थे, इसलिए उन्होंने उन क्षेत्रों में बहुत ही अच्छी प्रगति की है। बहुत ही अच्छी-अच्छी इमारतें बनाएँगी। आज के लोग भी वैसी इमारतें नहीं बना पाते हैं। पहले की अगर आप वैद्यों को देखोगे, बचपन से ही वो सारी चीज़ें सीखने लगते थे। आज क्या होता है, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र तक बच्चे को ये तय ही नहीं कर पाता है कि उसे क्या जीवन में करना है। जब 12th पास कर लेता है, तो भीड़ के साथ में चलता है, अब मुझे इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, पहले निर्णय लेता है। कभी-कभी क्या होता है, माँ-बाप उसके ऊपर थोप देते हैं ज़बरदस्ती कि इस क्षेत्र में ज़्यादा फ़ोकस है। अगर वो बच्चा अपनी 5 साल की उम्र से ही डॉक्टरी की सीखने सीखने लगे डॉक्टरी, ठीक है? और जाकर के 20 साल या 22 साल की उम्र में वो जाकर डॉक्टरी करना शुरू कर दे, तो उसके पास में कितने साल का अनुभव होगा सीखने का यहाँ पर? ठीक है, बहुत सारा होगा। लेकिन आज क्या होता है, 18 साल तक पढ़ाई करता है, कक्षा 12 तक, फिर इसके बाद में वो क्या करता है, फिर वो जाकर के 5 साल तक ट्रेनिंग लेता है डॉक्टरी की। यहाँ पर 12 में 22 में से 5 हटा दो, तो 17 साल तक यहाँ पर बच्चे ने ट्रेनिंग ली है डॉक्टरी की, यहाँ पर मात्र 5 साल लिया। बताओ 5 साल वाले के पास ज़्यादा अनुभव होगा या 17 साल वाले के पास में? इस तरह से देखो, जाति व्यवस्था की हमारे यहाँ पर आपको जो मतलब कुप्रभाव देखने को मिले वो तो हैं ही हैं, ठीक है? लेकिन उसका हमें फ़ायदा ये देखने को मिलता था कि हर जाति के पास में अपना एक टैलेंट होता था। उस टैलेंट की उसको मतलब क्या है कि उस क्षेत्र में उससे कोई जीत नहीं सकता था, ठीक है? योद्धा के पास में अगर आप देखो तो बचपन से युद्ध लड़ना शुरू कर देता था। तो यहाँ पर इसका ये फ़ायदा भी हमें देखने को मिलता था, ठीक है? भाई इसका प्रभाव है, ठीक है, कुप्रभाव है, बट इसका फ़ायदा भी हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर, ठीक है? अगला टॉपिक मतलब यही टॉपिक है बट अगला पॉइंट पर। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, अगर हम किसी युग को केवल एक समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने क्या किया था? एक युग को हिंदुओं के लिए रख दिया था, एक युग को मुस्लिमों के लिए और एक युग को रख दिया था किसके लिए? ब्रिटिश के लिए, ठीक है? अगर हम किसी भी युग को, किसी भी टाइम पीरियड को, किसी भी इतिहास को केवल किसी शासक के धर्म के हिसाब से तय करते हैं, तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि केवल औरों के जीवन चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है। हाँ, मतलब ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। अगर हम ऐसा करते हैं कि भाई किसी एक टाइम पीरियड को केवल शासक के धर्म के आधार पर उसका मतलब निकालते हैं, ठीक है? केवल शासक के धर्म के आधार पर तय कर देते हैं कि केवल शासक का धर्म तय हो बदल बदल जाता है, बाकी का समाज जो होता है, समाज में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इससे हम क्या करते हैं, औरों के जीवन, तौर-तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है। अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इन सभी का जो महत्व है, वो नहीं रह जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी धर्म एक धर्म नहीं होता था। बहुत ही अच्छी बात कही गई है, समझो इस चीज़ को। 1 मिनट, पहले मैं इरेज़ कर दें। वेट। चलिए, हाँ, आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, इस पॉइंट का अर्थ क्या है? तो अर्थ समझो, कहा जा रहा है कि अगर हम किसी भी युग को केवल उस समय के शासक के धर्म के आधार पर तय कर देते हैं, जैसा कि ब्रिटिश लोगों ने किया था कि हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ठीक है? तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि भाई औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है? हमें क्या करना है, पूरे के पूरे समाज का इतिहास देखना है। अब अगर हमें पूरे के पूरे समाज का इतिहास देखना है, तो इसके लिए हम केवल शासक के धर्म को ही मान्यता नहीं दे सकते। हमें पूरे के पूरे समाज को मान्यता देनी होगी, ठीक है? हमें औरों के जीवन, उनके तौर तरीके को भी महत्व देना होगा, तभी हम उस टाइम पीरियड के इतिहास को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है? हाँ, हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अगर आप देखोगे तो कहीं पर आपको बौद्ध देखने को मिलेंगे, जैन देखने को मिलेंगे प्राचीन भारत में, ठीक है? सनातन अगर आप देखो तो वो भी अलग है, ठीक है? हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत में सभी शासकों का एक धर्म नहीं था। हाँ, मानते हैं कि भाई मध्यकाल में आते-आते पहले हिंदू रहे, फिर जो है तो आपको मुगल देखने को मिलते हैं, ठीक है? मुगलों के बाद में फिर ब्रिटिश आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन प्राचीन भारत में तो ऐसा नहीं रहा है और प्राचीन भारत में सभी जनता का भी धर्म एक नहीं था, ठीक है? तो हम केवल शासक के धर्म के आधार पर पूरी जनता, पूरे के पूरे काल को डिफाइन नहीं कर सकते। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, अंग्रेजों द्वारा
सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। अगर हम अंग्रेजों के आधार पर देखते हैं तो यहाँ पर जो सामाजिक तत्व हैं, ठीक है, उनका महत्व तो नहीं रह जाता। हमें सामाजिक तत्वों का भी महत्व रखना है और अन्य सभी शासकों का महत्व रखना है, ठीक है। इस वजह से हम इतिहास को, हमारे भारत के इतिहासकार जो हैं, इन्होंने भारत के इतिहास को प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन तीन कालों में डिवाइड किया है, ठीक है। क्लास 6 में हमने प्राचीन भारत के इतिहास डिस्कस किया है, क्लास 7 में मध्यकालीन भारत के इतिहास डिस्कस किया है और क्लास 8 में हमें आधुनिक भारत के इतिहास डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहले चैप्टर में ये टॉपिक दे दिए गए, इनके बारे में बता दिया गया है। आगे के चैप्टर में इनके बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी। आगे के चैप्टर में हम आधुनिक भारत को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाँ, इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन कालखंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई है। हमने पश्चिम में जैसी समझ थी उसी के आधार पर भी अपने भारत के इतिहास को भी डिवाइड किया है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की तर्कों के विकास का युग माना जाता है। कहा जाता है कि भाई पश्चिम का जो सभ्यता है, यूरोप की जो सभ्यता है, या फिर हम पश्चिम की सभ्यता कहते हैं, ठीक है। पश्चिम की जो सभ्यता है अगर आप देखो तो वहां पर आधुनिक काल में वैज्ञानिक चीजें ज्यादा हुई, ठीक है। यहाँ पर खोजें ज्यादा हुई, तर्क से जुड़ी हुई चीजें ज्यादा हुई, लोकतांत्रिक चीजें ज्यादा हुई। यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होती है। मुक्ति और समानता, कई सारे आंदोलन खड़े हुए, ब्लैक एंड व्हाइट वाले आंदोलन खड़े हुए, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ जिससे समानता का भाव आया, मुक्ति का भाव आया, ठीक है। इसके अलावा आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर आधुनिकीकरण हुआ है। इस वजह से इस टाइम पीरियड को आधुनिक काल कहा गया। उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं मौजूद थी। जो पश्चिम में डिवाइड किया गया इतिहास को, वहां पर उन्होंने कहा कि भाई हमारे मध्यकालीन समाज में अगर आप देखोगे तो आधुनिक समाज में जो हमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि विज्ञान है, तर्क है, लोकतंत्र है, समानता है, ये चीजें मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन समाज में देखने को नहीं मिली। और जिस समाज में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती, उस समाज को हम आधुनिक काल के नाम से जानेंगे। अगर आप भारत देश में देखोगे, ठीक है, तो क्या हम आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे अपने भारत में अपना सकते हैं? तो इसका प्रश्न का उत्तर निकल के आता है कि अंग्रेजों के शासन काल में लोगों के पास ना तो समानता थी, ना ही स्वतंत्रता थी और ना ही मुक्ति थी। ये तीन चीजें नहीं है, ना ही समानता है, ना ही मुक्ति है और ना ही स्वतंत्रता है हमारे पास में, ठीक है। इस वजह से, ठीक है, और ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था हमारे भारत देश का, ठीक है। इस वजह से बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग के नाम से जानते हैं। जो हमारा ब्रिटिश काल का युग था, इस युग को औपनिवेशिक युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ जाएगा कि औपनिवेशिक युग को मतलब औपनिवेशिक युग के बारे में बताइएगा, तो यही रहेगा औपनिवेशिक युग, ठीक है। अंग्रेजों के शासन काल में लोगों के पास में समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी और ना ही ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। इस वजह से इतिहासकार इस टाइम पीरियड को औपनिवेशिक युग के नाम से जानते हैं, ठीक है। औपनिवेशिक युग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, औपनिवेशिक क्या होता है, ठीक है, या फिर औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, इस चीज को यहां पर समझो। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, क्या कहा जा रहा है, जब एक देश के ऊपर दूसरे देश का, ठीक है, दूसरे देश के दबदबे के कारण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव आ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है, ठीक है। हमारे भारत देश में अगर आप देखोगे तो जो आधुनिक काल ये लोग, पश्चिम के लोग जिस टाइम पीरियड को आधुनिक काल मानते हैं, उसी काल में हमारे देश पर किनका, अंग्रेजों का दबदबा था, जिस वजह से भारत में ना ही राजनीतिक स्वतंत्रता थी, ना ही आर्थिक स्वतंत्रता थी, ना ही सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता थी, और दूसरे देश की वजह से इन सारी चीजों में बदलाव आ रहा था। इस वजह से इस टाइम पीरियड को औपनिवेशीकरण कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो हम आधुनिक काल कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के बहुत सारे इतिहासकार हैं जिसे आधुनिक काल नहीं बल्कि औपनिवेशिक युग के नाम से इसे मतलब समझते हैं और इसे बुलाते भी हैं, ठीक है। आई होप कि इस टॉपिक को आप अच्छे ढंग से समझे होंगे। और अब अगला टॉपिक जो हमें मिलने वाला, अगर आप नहीं भी समझे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जब हम अगला वीडियो लाएंगे तो इस टॉपिक को फिर से, जो भी आपके मन में सवाल रह गया होगा उसको हम ले लेंगे, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक निकल के आता है वो ये है, हम किस तरह जानते हैं।
यानी कि हमें इतिहास के बारे में जानकारियां कहां से मिलती हैं। चैप्टर काफी बड़ा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम आज के वीडियो में बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक में यहाँ पर जो हेडिंग दी जा रही है, हम किस तरह जानते हैं इसमें, तो वो ये कि प्रशासन अभिलेख तैयार करता था। प्रशासन अर्थात जो अंग्रेजी प्रशासन था, अंग्रेजों का प्रशासन, ये अभिलेख तैयार करता था, ठीक है, अभिलेख तैयार करता था। कौन से और कैसे अभिलेख थे, इस चीज को यहाँ पर आप समझो। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। देखो, अंग्रेज जब हमारे भारत देश में है तो कागजों को लेकर के आए, उन्होंने हर चीज के लिए कागज तैयार करने शुरू कर दिए, ठीक है, हर चीज के लिए रिकॉर्ड तैयार करने शुरू कर दिए। जब गुलाम बना लिया तो उसके बाद उन्होंने हर चीज का सरकारी रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन है उस टाइम के इतिहास को समझने के लिए ये सरकारी रिकॉर्ड, ठीक है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना, ठीक है, जरूरी था। मतलब अंग्रेजों के लिए क्या था कि भाई जो भी फैसला लिया जा रहा है, जो भी घटना घटित हुई है, जो भी निर्देश दिया जा रहा है, जो भी योजना बनाई जा रही है, जो भी सहमति हो रही है, जैसे कि भाई कोई राजा है, मान गया है अंग्रेजों का गुलाम होने के लिए, तो सहमति हो रही है, या जो भी जांच हुई है, हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाए लिखित रूप से, ठीक है। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता है। अंग्रेजों का ये मानना था, इसी वजह से अंग्रेजों ने रिकॉर्ड रखे थे, ठीक है। और मैं आपसे भी कहता हूं कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे तो कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठें, ठीक है। हर एक टॉपिक को लिखा करें ताकि आप उनको बेहतर तरीके से समझ सकें। केवल आप अगर वीडियो को सुनेंगे, केवल कान से सुन लेंगे, तो जब आप वीडियो को पढ़ेंगे ना, पढ़ाई करेंगे, वीडियो सुनेंगे, तब तो आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद में, 2-3 दिन के बाद में आप उस टॉपिक को भूल जाए, क्योंकि वो टॉपिक आपको उस टाइम पर समझ में आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप नोट साथ में बनाएंगे तो वो टॉपिक आपको बाद में आप उसको रिवीजन करेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अंग्रेजों को लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना भी जरूरी है। केवल सरकारी रिकॉर्ड तैयार करना नहीं, बल्कि इनको संभाल कर रखना भी जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए थे। इन्होंने क्या किया था, जितने भी सरकारी संस्थान थे, हर जगह पर अभिलेख कक्षों को बनवाया था, जहां पर इन सरकारी रिकॉर्डों को रखा जाता था। जैसे कि तहसील के दफ्तर, ठीक है, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। आज भी ये देखने को मिलते रिकॉर्ड रूम है। आजकल तो मतलब अगर आप देखो तो आधुनिकता ज्यादा हो चुकी है, हम हर चीज को कंप्यूटर पर या फिर हार्ड ड्राइव में सेव करके रखते हैं, हार्ड डिस्क में सेव करके रखते हैं, ठीक है, मोबाइल में सेव कर लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, रिकॉर्ड रूम बनाए जाते थे हर चीज के, ठीक है। आजकल हम देखते हैं कि सर्वर रूम बनाए जाते हैं, ठीक है, जहां पर हर चीज को सर्वर में मतलब स्टोर किया जाता है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, जिन्हें आर्काइव उस टाइम पर कहा जाता था, और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए थे। जो भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं या फिर कागज हैं, रिकॉर्ड है, उनको बचा करके रखने के लिए। देखो, बाकी सबके पास में रिकॉर्ड रूम होते थे, बट जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज होते थे, ठीक है, उनको बचा कर रखने के लिए आर्काइव बनाए गए थे, जिसे अभिलेखागार या फिर संग्रहालय कहा जा सकता है। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी देख सकते हैं। हाँ, 19वीं सदी की शुरुआत में जब अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने अपनी प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास में कुछ पत्रों और ज्ञापनों को भेजा था, ठीक है, वहां पर अभिलेखागार में सुरक्षित रखने के लिए, जो कि आज भी मौजूद हैं। आप अगर चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। देखो, उस टाइम पर प्रिंटर वगैरह मतलब नहीं था भी तो मतलब उपयोग नहीं होता था, ठीक है, नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे, इनकी नकलें बनाते थे, ठीक है। नकलों का अर्थ है उनकी कॉपी तैयार कर, जैसे आप अपने स्कूल में अगर किसी कोर्स में पीछे हो जाते हैं, लिखा दिया जाता है, तो अपने फ्रेंड की एक कॉपी लेकर के आते हैं और उस कॉपी से अपनी कॉपी में सब नोट कर लेते। इसी तरह से यहाँ पर नकलें बनाई जाती, ठीक है। उन्हें खुशनवीसी के माहिर, खुशनवीसी अर्थात इन चीजों के लिए भी जॉब होती थी, ठीक है, और वो जॉब करने वाले लोग जो होते थे, इन्हें खुशनवीस कहा जाता था, ठीक है। खुशनवीस या फिर सुलेख नवीस कहा जाता था। तो खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीसी ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते थे, जिनकी राइटिंग बढ़िया होती थी और हर एक चीज की कॉपी तैयार करने का इनका काम होता था। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक के फैलने लगी थी और उसके बाद में छपाई का काम भी होने लगा था, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व।
अंग्रेजों ने क्या किया था, जब भारत के ऊपर इन्होंने अपनी मतलब स्थापना साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, फिर इन्होंने हर क्षेत्र में, जैसे आज के टाइम पर आप देखो क्या होता है, जनगणना की जाती है, ठीक है, जांच की जाती है हर क्षेत्र में, ठीक है, तो उसी तरह से इन्होंने सर्वेक्षण करवाना शुरू कर दिया था, हर क्षेत्र में जांच करवानी शुरू कर दी थी, ठीक है, सर्वेक्षण का इन्होंने काफी अधिक महत्व दिया था। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता था, ठीक है। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। अगर आप देखिए इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा अलग ढंग से कीजिएगा। मेरा मानना यह है कि अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए उस एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि इनका कहना यह है कि अगर आपको किसी भी देश के ऊपर शासन करना है, ठीक है, तो उसके लिए किसी देश को अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। अब आप क्या करते हैं, एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, आपको पता चलता है कि हिस्ट्री में प्राचीन भारत आएगा, पूरा प्राचीन भारत पढ़ डाला, मध्यकालीन भारत आएगा, पूरा मध्यकालीन भारत पढ़ डाला। ऐसा नहीं करना है, आपको उस एग्जाम को समझना है, उस एग्जाम के सिलेबस को समझना है। पूरा मध्यकालीन भारत किसी में भी नहीं आता है, स्पेसिफिक टॉपिक दिए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको उस पूरे के पूरे एग्जाम को अच्छे ढंग से समझना होगा, वहां पर उन टॉपिक्स को निकालना होगा, उन टॉपिक्स पर आधारित जानकारियों को आपको प्राप्त करना होगा, ठीक है। तो पहले जांच करो हर एक एग्जाम की, ठीक है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बाद में तैयारी शुरू करना, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे थे, ठीक है, 19वीं सदी के शुरुआत में, क्योंकि इनको भारत पर लंबे समय तक राज करना था। इसके लिए इन्होंने क्या किया, देश का नक्शा बनाने का काम शुरू कर दिया, बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है। कई सारे लोगों को इसके लिए लगा दिया गया था। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए, ठीक है, हर एक गांव में मतलब कहां पर कितना अधिक राजस्व लेना चाहिए, इसके लिए जांच करवानी शुरू कर दी, ठीक है, कि भाई जाओ हर एक गांव में पता करो कहां पर कितनी कैसी मिट्टी है, और जहां पर जैसी मिट्टी उसके आधार पर, मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर, वहां पर जो पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं उसके आधार पर यहां से जो फसलें हो रही हैं उनके ऊपर हम राजस्व लगाएंगे। क्या कहा जा रहा है, इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, कि भाई कहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है, कहां पर मैदानी इलाका है, कहां पर पहाड़ी इलाका है, तो धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, कहां पर ज्यादा फसल हो रही है, कहां पर कम फसल हो रही है, कहां पर कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, ठीक है। जैसे पहाड़ी इलाका में चाय वगैरह की खेती करवाते थे, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। जैसे कि जैसे आप देखते हो कई सारी ऐसी चीजें होती जिनके लिए विशेष प्रकार की लकड़ी की आवश्यकता होती है, जैसे कि क्रिकेट का बैट बनाने के लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है वो कश्मीर में विशेष रूप से पाई जाती है, ठीक है, बिलो लकड़ी एक होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी लकड़ी होती है। तो हर जगह पर कहां पर कौन सा पेड़ पाया जाता है, कहां पर कौन से फल मिल सकते हैं, हर चीज का इन्होंने सर्वेक्षण करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना बहुत जरूरी। इसी तरह से आप भी अगर किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए जा रहे हो तो आप भी ये पता लगाओ कि भाई उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, ठीक है, उन टॉपिक्स में किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न की मेंटेलिटी क्या है, हर एक चीज को समझो, ठीक है। आगे बढ़ते अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी, ठीक है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। अच्छा, यहां पर जैसे एक जाति शब्द का प्रयोग किया गया, लोगों की संख्या प्रयोग शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो अगर आप हमारे अंग्रेजों के इतिहास को देखोगे तो अंग्रेजों के इतिहास में एक चीज जो आपको जाना देखने को मिलती है वो ये है कि अंग्रेज कहते थे कि बांटो राज करो, ठीक है। अंग्रेजों ने हमारे भारतीय समाज को बांट बांट कर राज किया है। उनकी नीति ये थी कि भारतीय समाज को बांटो, ठीक है, इनको एक मत होने दो, क्योंकि अगर ये संगठित हो गए तो संगठित होने के बाद में फिर ये हमें यहां से भगा देंगे, और जब संगठित हो गए तो इनको भगा भी दिया। तो अंग्रेजों ने जो यहाँ पर जाति की जनगणना करते थे, इसमें ये क्या करते थे, अलग अलग लोगों की अलग अलग जाति भी क्रिएट करते थे। अगर अंग्रेजों से पहले देखोगे तो हमारे यहाँ पर जातियां बहुत कम थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर 10,000 से अधिक जातियां यहाँ पर तय कर दी थी, 10,000 से अधिक जातियां बना दी थी, ठीक है। थी कम लेकिन जातियां बना अधिक थी। अब अगर आप ब्राह्मणों में ही देखोगे तो कोई शुक्ला मिलेगा, कोई मिश्रा मिलेगा, कोई आपको दुबे मिलेगा, कोई तिवारी मिलेगा, ठीक है,
ऐसे कई सारे मिलेंगे। तो कई सारी जातियां इन्होंने पैदा कर दी थी, ठीक है। एंड अलग अलग इलाकों में जो अलग अलग व्यवसाय होते इसकी भी ये जानकारी लगते थे। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण भी इन्होंने करवाया, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी करवाया कि कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ठीक है, कहां पर किससे जुड़े हुए वैज्ञानिक देखने को मिलते हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण करवाया कि कहाँ के इतिहास कैसा है, जैसे कि अगर आप हड़प्पा सभ्यता को देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता की खोज में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण भी करवाया, वन सर्वेक्षण करवाया। इन्होंने हर क्षेत्र में, ठीक है, कई और दूसरे सर्वेक्षण भी इन्होंने करवाए, जिससे भारत की संपूर्ण जानकारी इनको मिल जाए और भारत को ये अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सके, ठीक है, भारत की जनता की मेंटालिटी को समझ सके। इसी तरह से अगर आप भी किसी जगह पर कब्जा करने के लिए चाह रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपने घर में दबदबा बना सको, तो हर एक व्यक्ति की मेंटालिटी को समझो, ठीक है, उसे जो चाहिए उन्हें वो दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमें इसी चैप्टर में मिलता है, एक बार पहले से इरेज कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना हो गया, बाकी बाद में कर देंगे। हाँ, इसी में एक और पॉइंट दिया जा रहा है, पॉइंट में कहा जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पति उद्यान, प्राकृतिक इतिहास, एक मिनट, प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठी की जाती थी। हाँ, इन्होंने क्या किया था, कई सारे वनस्पति उद्यान बनाए थे जहां पर पेड़ पौधों से जुड़ी हुई जानकारियां रखते थे। इसके अलावा प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय बनाए थे, ठीक है, कि भाई यहाँ पर इस देश का प्राकृतिक इतिहास इतना बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर ये पेड़ पौधे पहले पाए जाते थे, आज ऐसे पाए जा रहे हैं, यहाँ पर पहले ऐसे जीव पाए जाते थे, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ एक संग्रहालय भी बनाया था, ठीक है। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाए जाते थे, ठीक है, जो कि ये अपने संग्रहालय में रखते थे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहा जा रहा है अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता हमें नहीं चलता है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है रिकॉर्ड के विशाल संग्रहालय सरकारी भंडार हैं। अगर आप रिकॉर्ड को देखोगे तो बहुत बड़े बड़े विशाल आपको भंडार देखने को मिल जाएंगे। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाकर रखना चाहते थे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि मान लेते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और आपका मैथ में इंटरेस्ट बहुत अधिक है, तो आप मैथ से जुड़ी हुई चीजों को ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, उन चीजों को उनके नोट्स भी बनाओगे, ठीक है। आप हिस्ट्री को कम पढ़ोगे, हिस्ट्री से जुड़े हुए नोट्स कम बनाओगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र को आप ज्यादा लेकर चलोगे। आपका अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट बहुत अधिक है तो आप हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजों को ज्यादा एक्सप्लोर करोगे, उस क्षेत्र में ज्यादा अपने इंटरेस्ट रखोगे। इसी तरह से रिकॉर्ड्स के विशाल सरकारी भंडार जो हैं, इनसे हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर जो थे, जिन लोगों ने इन रिकॉर्डों को तैयार किया, वो क्या सोचते थे, क्योंकि वो अपनी ही मेंटेलिटी के अनुसार अपने सरकारी रिकॉर्ड को तैयार करते थे, ठीक है। उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी, जिन चीजों में दिलचस्पी ज्यादा थी उन चीजों को एक्सप्लोर करते थे, ठीक है, उन चीजों को समझने का प्रयास करते थे, उनके रिकॉर्ड रखते थे, जिन चीजों को वो महत्वपूर्ण मानते थे, ठीक है। अब आप उन्हीं चीज को महत्वपूर्ण मानोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। तो हम इस तरह से उनकी मेंटेलिटी को समझ सकते हैं और बाद के लिए किन चीजों को बनाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे। जिस व्यक्ति ने खोज की है हमें उसकी मेंटेलिटी का अंदाजा इन रिकॉर्ड से हम लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी लोग क्या सोचते थे, ये हमें उन लोगों के रिकॉर्ड से पता चलेगा जिनके रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, ठीक है। उनकी कार्रवाइयां की क्या वजह थी। तो देखो बहुत सारे लोग थे जो कि यहाँ पर शिकायत करने के लिए आते थे। वो क्यों शिकायत करने के लिए आते थे, क्या चाहते थे, हमें तभी जान पाएंगे जब हमें उनके रिकॉर्ड पता चलेंगे, ठीक है, उनके रिकॉर्ड मिलेंगे। लेकिन हमें जिनके रिकॉर्ड मिल रहे हैं हम उनके रिकॉर्डों से यही पता कर सकते हैं कि भाई वो लोग किस प्रकार के थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास थोड़ा भी मतलब सोचने की क्षमता है तो इस टॉपिक को आप बहुत ही भली भांति यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि इन बातों को जानने के लिए दूसरे स्रोतों की कोई कमी नहीं है। देखो हम सरकारी रिकॉर्ड के माध्यम से समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये रिकॉर्ड तैयार किए हैं, ठीक है, जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाए उनकी मेंटेलिटी कैसी थी। लेकिन आम जनता की मेंटेलिटी को समझने के लिए हमारे पास कई सारे दूसरे स्रोत भी हैं, कोई कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। सरकारी रिकॉर्ड जो है ये हमें संग्रहालय में देखने को मिल जाते हैं, रिकॉर्ड रूम में देखने को मिल जाती है, क्योंकि इनको सुरक्षित रखा गया। लेकिन जो अन्य स्रोत हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से हम आम जनता के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सके, उन्हें ढूंढने के हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि उनको किसी एक स्थान पर संग्रहित करके नहीं रखा गया। इस लिहाज से लोगों की डायरियां,
ठीक है, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, जैसे कि अगर आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता और किनकी, मौर्य काल की जानकारी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी, ठीक है, हमें किसके बारे में मिलती है, जो हमारे पे चीनी बौद्ध तीर्थयात्री आए थे उनके संस्मरण में हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, ठीक है, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती, इनसे हमें आम जनता की जानकारियां प्राप्त होती हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो जाती। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, तो ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, आम जनता के इतिहास को बताती हैं, ठीक है। अब भाई कोई व्यक्ति है जो अपने विचार को लिख रहा है, तो वो तो एक आम ही व्यक्ति है, ठीक है। जो सरकारी आदमी है वो अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से पूरा का पूरा इतिहास लिखेगा। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम ये पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी किसान और किसान खदानों में क्या काम करने वाले, हाँ, किसान खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अब इस चीज को थोड़ा सा और समझ लो, वैसे मैं यहाँ पर इसी चीज को निपटाने वाला था, बट थोड़ा सा और डीपली समझो। कहने का अर्थ यहाँ पर यह कि भाई अगर हमें अंग्रेजों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि अंग्रेजों की मेंटेलिटी कैसी है, तो हम सरकारी रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं, ठीक है, कि वो किस तरह से सोचते थे, किन चीजों को ज्यादा महत्व देते थे, किन चीजों को इंपॉर्टेंट मानते थे, किन चीजों के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की, तो हम सरकारी रिकॉर्ड देख सकते हैं। आम जनता के बारे में पढ़ना चाहें, अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाहें, तो कवियों उपन्यासकारों के उपन्यास मिल जाएंगे, ठीक है, यात्रियों के संस्मरण मिल जाएंगे, पुस्तकें मिल जाएंगी लोकप्रिय, और भी कई सारी चीज जिससे हमको जानकारी मिले। लेकिन आम जनता की अगर हम बात करें, तो आम जनता से जुड़ी हुई थी हमें स्रोत देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत कम स्रोत देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो हमारी आज की इस क्लास में इतने ही टॉपिक हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम पर अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, एंड फेसबुक पर भी अगर आप चाहें तो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक हमने सभी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एंड अगर आपको एनसीईआरटी के नोट्स परचेस करने हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके, ये हमारा नंबर दिया गया है, एक मिनट, हाँ, ये हमारा यहाँ पर नंबर दिया गया, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके एनसीईआरटी के नोट्स ले सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर एनसीईआरटी की क्लासेस लगातार चल रही हैं, और अभी तक जो रुकी हुई थी वो भी क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं, डेली आपको देखने को मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल पर डेली की डेली क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। डेली हम 10 से 12 बजे के बीच में एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास अपलोड करेंगे। चलो एक काम करते हैं, आज हम एक स्पेसिफिक टाइम आपको दिए दे रहे, डेली सुबह मॉर्निंग में 8 बजे, ठीक है, डेली मॉर्निंग में 8 बजे एनसीईआरटी हिस्ट्री की एक क्लास आपको देखने को मिलेगी हमारे इसी चैनल पर, ठीक है, डेली आ जाएगी। अगर नहीं आए तो आप में कमेंट बॉक्स में आप अनसब्सक्राइब कर देना। आज से डेली 8 बजे आपको क्लास एक देखने को मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एंड ज्योग्राफी की क्लास आपको, और पॉलिटी की क्लास जो है वो हमारे सेकंड चैनल पर आएगी, उसका तय करके हम अगली क्लास में आपको बता देंगे। तो कल से तैयार रहना, एंड जिसे भी नोट्स लेने, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स ले सकते हो, बट याद रखना नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, अगली क्लास में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।